गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं अपने प्रोग्राम के रूपरेखा दे रही थी। उसके बाद तो ये कोविड-19 सिचुएशन है, उसमें सब लोगों के ऊपर बहुत स्ट्रेस आया हुआ है। तो उस स्ट्रेस से बाहर कैसे निकलना है और एक न्यू नॉर्मल लाइफ की तरफ कैसे अप्रोच करना है, ये बताएंगी हमारी आज की चीफ गेस्ट डॉक्टर शुभांगी डेरे मैम। शुभांगी डेरे मैम MGM मेडिकल कॉलेज में साइकेट्री डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर है and she has a huge experience of teaching as well as handling psychiatric patients and stresses. वो हमेशा हमारे यहाँ पे मोटिवेशनल अगर स्पीचेस है तो वो देने के लिए हमेशा हेल्प करती है। उसके बाद ये जो कोविड-19 सिचुएशन है वो उसको न्यू अभी जागतिक स्तर पे कोविड-19 सिचुएशन थोड़ा कम होते जा रहा है और हमें एक न्यू नॉर्मल लाइफ जीने के लिए शुरुआत करनी चाहिए। तो उस कंडीशन में हमारा प्रोस्थेटिस्ट एंड ऑर्थोटिस्ट का रोल क्या रहेगा उसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगी। मेरे साथ एक थर्ड ईयर स्टूडेंट अपेक्षा उभारे, वो भी एक्सप्लेन करेंगी। उसके बाद लास्ट में वोट ऑफ थैंक हमारे यहाँ पे एमिनेंट फैकल्टी डॉक्टर दीपशिखा राउत सबको वोट ऑफ थैंक्स देंगी। तो ये आज का हमारा प्रोग्राम की ये रूपरेखा है और इसके तहत अभी सबसे पहले मैं मिस स्नेहा थेवरकट्टी को रिक्वेस्ट करूंगी। मिस स्नेहा थेवरकट्टी, प्लीज स्टार्ट प्रोग्राम बाय इंट्रोडक्शन एंड गणेश वंदना। मैं रिक्वेस्ट करूंगी स्नेहा थेवरकट्टी, प्लीज स्टार्ट विथ योर इंट्रोडक्शन एंड वीडियो। पत्तों की गोद में आसमां से कूदे, अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर, खो न जाएंगे तारे जमीन पर। ये तो है सर्दी में धूप की किरणें, उतरे जो आंगन को सुनहरा सा करने, मन के अंधेरों को रोशन सा कर दे, ठिठुरती हथेली की रंगत बदल दे, खो न जाएंगे तारे जमीन पर। जैसे आँखों की डिबिया में निंदिया और निंदिया में मीठा सा सपना, और सपने में मिल जाए फरिश्ता सा कोई, जैसे रंगों भरी पिचकारी, जैसे तितलियां फूलों की क्यारी, जैसे बिना मतलब का प्यारा रिश्ता हो कोई। ये तो आशा की लहर है, ये तो उम्मीद की सहर है, खुशियों की लहर है, जाएंगे तारे जमीन पर। गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट ओवर हियर। मैं स्नेहा सुनील कुमार, थर्ड ईयर BPO स्टूडेंट। तो आज हम जैसे यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं दिव्यांग दिवस मनाने के लिए। तो जानते हैं दिव्यांग दिवस क्यों मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को मनाया जाता है। साल
1976 में संयुक्त राष्ट्र आम सभा के द्वारा विकलांगजनों के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में साल 1981 को घोषित किया गया था। साल 1982 के संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इस अंतर्राष्ट्रीय रीति रिवाज के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। दिव्यांगता यानी क्या होता है? दिव्यांगता प्राय जन्म से अथवा कोई दुर्घटना के कारण होती है। सर्वविदित है कि समाज के दिव्यांगजन की स्थिति चुनौतीपूर्ण होती है। दिव्यांगता के कारण जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यदि दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो व्यक्ति इस कठिनाई पार विजय प्राप्त कर सकता है। यह निर्विवाद सत्य है कि प्रत्येक दिव्यांगजन में किसी न किसी प्रकार की विशेष प्रतिभा विद्यमान होती है। आवश्यकता होती है कि उनकी इच्छा शक्ति को जागृत कर, उनके आत्मविश्वास को दृढ़ करते हुए उनके प्रतिभा को विकसित कर उनको आत्मनिर्भर बनाया जाए, जिससे वह सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों के लिए समानता, स्वतंत्रता, न्याय एवं गरिमा सुनिश्चित करता है। हाल के वर्षों में दिव्यांगों के प्रति समाज का नजरिया तेजी से बदला जा रहा है। यह माना जाता है कि यदि दिव्यांग व्यक्तियों को समान अवसर तथा प्रभावी पुनर्वास की सुविधा मिले तो वे बेहतर गुणवत्तापूर्ण जीवन व्यतीत कर सकते हैं। दिव्यांगों की बढ़ती योग्यता की पहचान की जा रही है और उन्हें समाज की मुख्य धारा में शामिल किए जाने पर बल दिया जा रहा है। वर्तमान में कई संस्थाएं शारीरिक और मानसिक रूप से निश्चिंत या दिव्यांगों के लिए परीक्षण केंद्र, विद्यालय, सामूहिक आवास आदि कुशलता से चला रही है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी ऐसे व्यक्तियों के लिए काम करने वाले संस्थाओं को आर्थिक मदद देकर महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा चलाई जा रही है संस्थाएं भी हैं जो इस दिशा में व्यवस्थित रूप से कार्यक्रमों को संचालन कर रही है। ऐसे ही एक संस्थाओं में से एक है हमारा MGM यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स, जो खास करके दिव्यांगजनों के लिए काम किया जा रहा है। थैंक यू। Thank you, Sneha, for your wonderful speech and your wonderful dance performance. अब मैं मिस शिखा गर्ग को बताना चाहूँगी कि वो इम्पोर्टेंस ऑफ वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे के ऊपर कुछ बोले। मिस शिखा गर्ग, 3rd year BPO. Yes, thank you, ma'am. Thank you so much. And thank you for providing me this opportunity. Good morning to one and all present here. I'm myself Shikha Garg from 3rd year BPO. So मैं यहाँ आपको ये बताना चाहूंगी कि ये दिवस का महत्व क्या होता है। ये दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है, वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे, विश्व दिव्यांग दिवस। तो न केवल मानसिक रोगियों या शारीरिक विकलांग व्यक्तियों के लिए होता है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं होता जिनमें कोई शारीरिक कमी है, या ये उन व्यक्तियों के लिए भी होता है जिनमें कोई मानसिक कमियां भी होती हैं। तो ये दिवस उन सभी व्यक्तियों को प्रोत्साहित करता है आगे बढ़ने के लिए, उन्हें कई अवसर प्रदान करता है। वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे इसलिए विकलांगजनों की वास्तविक स्थिति के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए इस उत्साह को मनाना बहुत आवश्यक है। विकलांगजन विश्व की सबसे बड़ी अल्पसंख्याओं के तहत आते हैं और उनके लिए उचित संसाधनों और अधिकारों की कमी के कारण जीवन के सभी पहलुओं में ढेर सारी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। बहुत से लोग हैं हमारे आसपास जिन्हें हम जानते भी नहीं हैं, और हमें तो ये पता भी नहीं है कि पूरे विश्व में पूरे 15% लोग दिव्यांग हैं।
हम लोगों की कमियां तो देख लेते हैं कि उनमें क्या कमी है, लेकिन उनकी कमियों को पूरा करने के लिए कभी आगे नहीं बढ़ते। समाज में उनके आत्मसम्मान, सेहत और अधिकारों को सुधारने के लिए और उनकी सहायता के लिए एक साथ होने के साथ ही लोगों के विकलांगता के मुद्दे की और पूरे विश्व भर की समझ को सुधारने के लिए इस दिन के उत्सव का उद्देश्य बहुत बड़ा है। मैम बोल रही कि आई एम नॉट एबल टू सी द पार्टिसिपेंट्स। यहाँ हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो अपनी जिंदगी किस तरीके से बिता रहे हैं, उनकी जिंदगी में कितनी कठिनाइयां हैं, उनकी जरूरतें क्या क्या हैं। ये दिवस इसलिए खुद में ही इतना महत्वपूर्ण है कि इसमें हम उनकी जिंदगी के बारे में और करीब से जानते हैं, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। समय के साथ सब कुछ बदल रहा है, लोगों की सोच दिव्यांग के प्रति बदल रही है। आजकल माना जाता है कि अगर उन्हें मौके दिए जाए तो वो एक बेहतर इंसान बनकर सामने आ सकते हैं, एक बेहतर और आम जिंदगी बिता सकते हैं जैसे कि हम सब बिता रहे हैं। हम सब ने अपने आसपास बहुत से लोगों को देखा है जिनमें बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि प्रॉब्लम उनमें नहीं है, प्रॉब्लम हमें देखने में है, हमारे नजरिए में है, जो कि हमें बदलने की बहुत जरूरत है। उनकी मदद कैसे करें, उन्हें एक नॉर्मल जिंदगी, एक नॉर्मल लाइफ कैसे दे, उन्हें एक आम इंसानों जैसा उनसे बर्ताव करें। हमें ये जरूरत है अपने खुद को बदलने की, और पूरे विश्व में जहां जहां ये माना जाता है कि जो इंसान दिव्यांग है उनमें किसी चीज की कमी है, उनमें कोई कमी नहीं है, कमी तो हमें है जो कि हम उनमें कमी ढूंढ रहे हैं। उनकी वास्तविक स्थिति को जानने की जरूरत है, और यही जानने के लिए ये दिवस बहुत महत्वपूर्ण है। उन्हें अपने साथ लेकर चलने की जरूरत है, उन्हें सहायता देने की जरूरत है, उनके अधिकार उन्हें बताना बहुत आवश्यक हो गया है। हमारे विश्व में कई अधिकार दिव्यांग के लिए बने गए हैं जिनकी सहायता से वो आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को ये नहीं पता है कि उनके अधिकार क्या हैं। वो बस सोचते हैं कि जो है जैसा है वो चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। उनके लिए काफी सुविधाएं हैं जिनका वो लाभ उठाकर एक बेहतरीन जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगी कि हम सब इस दिवस का महत्व रखते हुए ये उनकी मदद करने की कोशिश करें, उन्हें ये समझाने की कोशिश करें कि उनके लिए इस देश में कई सुख सुविधाएं हैं जिनके साथ वो आगे बढ़ सकते हैं, कोई कमी नहीं है उनमें। समय के साथ सब कुछ ठीक हो सकता है, इस रोजमर्रा की जिंदगी में वो भी एक आम तौर पर अपनी जिंदगी बिता सकते हैं। बस उन्हें हिम्मत दीजिए, थोड़ा उन्हें प्रोत्साहित कीजिए ताकि वो खुद में आत्मविश्वास जगाए और खुद को किसी से अलग ना समझे। थैंक यू। Thank you, Shikha, for your wonderful speech and importance of World Disability Day. जैसे तुमने कहा कि सबको खुद में उनको लगना चाहिए कि उन्होंने इस चीज से बाहर आना है। सो हमारी अगली स्पीकर है हम गेस्ट फैकल्टी डॉक्टर शुभांगी डेरे। यस मैम, आज जो कोविड-19 सिचुएशन की वजह से जो हम सबकी जिंदगी में और दिव्यांगों की भी जिंदगी में जो स्ट्रेस आया हुआ है, उस स्ट्रेस को रिलीज कैसे करना है, उसके ऊपर एक मोटिवेशनल स्पीच देंगी। सो वेलकम मैम to this program, and please you can start your motivational speech. गुड मॉर्निंग आप सबको। थैंक यू डॉक्टर उत्तरा। मैं डॉक्टर शुभांगी, साइकियाट्री डिपार्टमेंट एमजीएम मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। आज हम यहाँ पे वर्ल्ड दिव्यांग मनाते हैं। जैसे
शिखा और इन्होंने बताया कि हमारे स्टूडेंट्स ने बताया कि कैसे यह दिन बहुत इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है और इसमें हम ना कि सिर्फ शारीरिक विकलांग या मानसिक विकलांग और शारीरिक विकलांग दोनों में क्या-क्या दिक्कतें आ सकती है लोगों को और उनके परिजनों को, इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं एज़ अ मानसोपचार तज्ञ इस विकलांगों में या फिर दिव्यांगों में और उनके रिलेटिव्स में, उनके परिवारजनों में क्या-क्या मुसीबतें आई हैं इस पैंडेमिक के दौर में, उस बारे में मैं आपको अवगत कराऊँगी। क्या मेरी ये सबको Dr. Uttara, is PPT visible? Yes, ma'am. Your PPT is also visible and you are also audible. Okay. How many participants we have today? Today we Patient? have approximately 50 participants are there, and Okay. patients, many patients have joined. I'll have to just check the list. Okay. Students as well as patients are joined. ओके ओके तो मैं यहाँ पे शुरुआत में हाँ अपने स्टूडेंट्स जो यहाँ पे बीपीओ सीख रहे हैं मैं उनसे थोड़ा सा कम्युनिकेशन प्रोवाइड आपने क्या अनुभव किया है क्या दिक्कतें देखी है लोगों में आपके पेशेंट्स में उनके रिलेटिव्स में कैन एनीबॉडी टेल मी कि ये पैंडेमिक में सब लोगों को दिक्कतें आई है इन सीकिंग हेल्थ केयर को अप्रोच करने के लिए ट्रीटमेंट लेने के लिए आप क्या क्या दिक्कतें डिसेबल लोगों के लिए दिव्यांग होंगे है इस सकता है Good morning. Yeah, ma'am, actually, myself Shikha Garg. yes. मेरे ही मीन्स नेबरिंग में एक बच्चा है जो कि डिसेबल्ड है, ही कांट वॉक, वो चल नहीं एंड देन टू आज देखा जाए तो हम सब में से वही एक है जो पूरी तरीके से मेंटली स्टेबल है और क्योंकि इस टाइम में वो एक्चुअली उनको फिजियोथेरेपी इज मस्ट, वो मस्ट ही था उन्हें हफ्ते में एटलीस्ट 3 टाइम फिजियोथेरेपी के पास जाना पड़ता है टू मेक हिम स्टेबल ताकि वो अच्छे से रहे। बट पैंडेमिक में वो ना कहीं जा पाए ना कुछ कर पाए, वो तो उसे बहुत सी प्रॉब्लम्स हुई Right. मीन्स ना वो मीन्स खुद में ही चिड़चिड़ापन एंड वो स्टेबल नहीं रह पाता था एंड देन बहुत सी प्रॉब्लम उसे फेस करनी पड़ी। इट वाज वेरी डिफिकल्ट टाइम, बहुत मुश्किल टाइम था ये उसके लिए। राइट बहुत ही करेक्ट बात बताई आपने शिखा क्योंकि ये वन ऑफ द फाइंडिंग है ऑब्जर्वेशन है कि इस दौरान पैंडेमिक के दौरान जब हमारे यहाँ पे लॉकडाउन चालू था हेल्थ केयर सिस्टम आधे से कम लेवल पे काम कर रहा था तो इन लोगों को ज़्यादा दिक्कतें आई हैं जिनका लगातार रेगुलर तौर पे उनकी कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट चल रही थी कुछ ना कुछ उनकी इन्वेस्टिगेशन फिजियोथेरेपी ऑक्यूपेशनल थेरेपी ये सब ट्रीटमेंट में बाधाएं आई हैं ब्रेक आया है और इस वजह से दिव्यांग लोगों में बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ा है पेशेंट एज वेल एज केयर गिवर्स में उनके फैमिली मेंबर्स भी इस वजह से परेशान हो चुके हैं बहुत अच्छी चीज़ बताई आपने कोई और बताना चाहेगा कि आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि अगर कोई दिव्यांग है और उनको अनफॉर्चुनेटली अगर कोविड होता है तो उनके लिए कहाँ पे एडमिशन फैसिलिटीज है आपको पता है ऐसे कोई सेंटर डेवलप हुआ है जहाँ पे सिर्फ डिसेबल्ड लोगों के लिए एडमिशन फैसिलिटी है ऐसे कोई न्यूज़ किसी ने सुनी हो Ma'am, myself Sneha Yes. from third year BPO. Ma'am, at present I am in my native. मैं अपने गांव में हूँ केरला में तो एज अ स्टूडेंट मैंने यहाँ पे जो क्वारंटीन सेंटर्स में विजिट किया था तो देर वर हैंडीकैप्ड पीपल मतलब जो व्हील चेयर्स में मोबिलिटी सीख करते हैं वैसे पेशेंट्स को कोविड पॉजिटिव होने के बावजूद वो लोग नॉर्मल हॉस्पिटल में जब विजिट करते हैं इवन फॉर टेस्टिंग के लिए तो उनको मतलब अलग सा क्यू में रुकाया जाता है नॉट फॉर लाइक नॉर्मल पीपल और अगर कोई डायबिटिक पेशेंट्स रहा वहाँ पे जिनको अल्सर्स एंड ऑल है फुट अल्सर्स एंड ऑल है तो उनको प्रॉपरली टेस्टिंग भी नहीं किया जा रहा है और
प्रॉपर क्वारंटीन सेंटर्स उनको जो फैसिलिटीज देना चाहिए जैसे नॉर्मल पब्लिक को दे रहे हैं तो वो नहीं दिया जा रहा है। तो ये ऑब्जर्व किया है कि डिसेबल्ड लोगों को बहुत सी डिफिकल्टीज इस टाइम पे इसमें वो लोग फेस कर रहे हैं। डेफिनेटली, डेफिनेटली। देयर इज ये भी नो बहुत सच अच्छा ऑब्जर्वेशन, राइट, प्रिविलेज्ड ऐसा कोई स्पेशल डेफिनेटली, क्वारंटीन सेंटर नहीं है उनके लिए, अलग सा कोई फैसिलिटीज नहीं है उनके लिए। वेरी ट्रू स्नेहा, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि अगर समझिए कोई हेल्दी इंसान है तो उनको उनकी रेगुलर ट्रीटमेंट में डिफिकल्टी आई है। अगर किसी को कोविड होता है तो उनको हेल्थ सीक करने में, उनको आरोग्य सेवाओं का फ़ायदा उठाने में दिक्कतें आई है और उनके एडमिशन फैसिलिटीज़ में बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसीज़ है, कमियां हैं, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स के लिए कोई भी सेंटर आज तक नहीं बना है टू आवर नॉलेज, कि कोई सेपरेट वार्ड बना हो, सेपरेट टॉयलेट फैसिलिटीज़ हो या फिर सेपरेट वॉश बेसिन, सिंपल एग्जांपल वॉश बेसिन फैसिलिटीज़ हो। तो ये सारी दिक्कतें हम फेस कर रहे हैं। वी कैन नॉट ब्लेम सिस्टम, हम नहीं बोल सकते कि उन्होंने जानबूझ के नहीं बनाया है। ऑब्वियसली पैंडेमिक बहुत इमरजेंसी सिचुएशन है, अनवार्न्ड आता है, विदाउट एनी नोटिस आया है, तो ये सब सिस्टम फॉर्म हो रही है और ऐसे नहीं है कि इनके तरफ ध्यान नहीं है। एक्चुअली जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जागतिक आरोग्य संगठन है, यूनिसेफ है, इन्होंने एडवाइजरी इशू किया है। इसी के बारे में मैं आज बताऊंगी कि उन्होंने एक वल्नरेबल पॉपुलेशंस को डिफाइन किया है कि कौन से सामाजिक घटक है जिनमें पैंडेमिक का ज़्यादा से ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है और उनकी ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है। तो ऐसे जो उन्होंने वल्नरेबल घटक बनाए हैं उसमें आते हैं बच्चे, घर के बूढ़े लोग, प्रेगनेंसी और बच्चे की डिलीवरी हो चुके हुए महिलाएं और दिव्यांग। ठीक है, तो ये जो है, और क्रॉनिक बीमारियों से जो बेड रिडन पेशेंट्स हैं, ऐसे लोग। तो ये जो है ये समाज के बहुत ही कमजोर घटक है और उनमें पैंडेमिक का इम्पैक्ट ज़्यादा होने के चांसेस हैं और इसी वजह से ऐसे घटकों को ज़्यादा ध्यान देने के लिए WHO ने एडवाइस किया हुआ है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे एडवाइजरी है, बट डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, मोटिवेशन की कमी या फिर रिसोर्सेज की कमी, इन सब चीज़ों से ये कठिनाई आई है और इन दिक्कतों का सामना दिव्यांगों को करना पड़ा है। अब मैं जानना चाहूँगी, कोई पेशेंट्स है अपने यहाँ पे या फिर उनके रिलेटिव्स है जिन्होंने पैंडेमिक में कोई स्पेसिफिक, कोई विशिष्ट प्रकार की कठिनाइयों का सामना किया हो या फिर उन्हें कोई दिक्कतें आई हो ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक पीरियड? कोई पेशेंट या फिर रिलेटिव बताना चाहेंगे? डॉक्टर उत्तरा, आप अगर कोई अपने रेगुलर पेशेंट्स रहेंगे यहाँ पे तो आप उनको बोल सकते हैं या फिर उनको बता सकते हैं कि अपना अनुभव शेयर करें। यस यस, संजय जुकार जी, आप प्लीज बात कर सकते हैं। संजय जुकार जी, एक- ठीक, हाँ, चलेगा, हम एंड में ले सकते हैं अगर लेकिन किसी को यस अनुभव मैम, शेयर करना है। हाँ, ठीक है, लेकिन मैं भी एक शेयर करना चाहूँगी मैम। यहाँ प्लीज। पे हाँ, पेशेंट्स को, यस, बहुत सारे पेशेंट्स हैं कि कोविड का सिचुएशन देख के वो आने के लिए भी डर रहे हैं। उनके और एज भी हो चुका है, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उनके घर वाले भी यहाँ पे आने के लिए मना करते हैं। दैट इज़ वेरी मच ऑब्वियस। लेकिन डेफिनेटली, एक उनमें डर सा है कि ट्रीटमेंट लेने के लिए जाना है, तो भी वो लोग बहुत सोच रहे हैं। तो यस, इसीलिए हमने ये प्रोग्राम के तहत उनको बताना चाहेंगे कि किस तरह डेफिनेटली, से हम उसको ओवरकम कर सकते हैं। यस मैम। वेरी राइट। यस डॉक्टर उत्तरा, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट फाइंडिंग है क्योंकि इसका रीज़न ऐसा है कि एक इंफॉर्मेशन उनके तरफ पहुंचती नहीं है बहुत बार। अगर कोई इंसान देख नहीं सकता है या फिर सुन नहीं सकता है, तो जो भी न्यूज़ है या फिर जो गवर्नमेंट की एडवाइजरी है, जो इंफॉर्मेशन शेयर हुई है कोरोना को लेके, अगर ये इंफॉर्मेशन उनके तरफ सही तरीके से नहीं पहुंचती है, तो इन लोगों में ये डर बना रहता है। ठीक है, या फिर इन लोगों को वो तसल्ली नहीं मिलती है कि वो सेफ है। यस प्लस मैम। अगर उनमें कोई दिक्कतें आती हैं तो उनको एक्सप्रेस करने के लिए कठिनाई हो सकती है। ये यस मैंने भी ऑब्जर्व किया है कि अगर एज अ साइकेट्रिस्ट हमें जब कोविड वार्ड के पेशेंट्स को काउंसलिंग करना पड़ता है, वी हैव सीन मेनी पेशेंट्स, स्पेशली ओल्ड एज, जिनमें कोई डिसेबिलिटी हो या फिर वो बेड रिडन हो,
तो वो अचानक से उनको आइसोलेशन में रखा गया है, उनके साथ कोई भी उनका रिलेटिव नहीं है जिनके साथ वो कंफर्टेबली शेयर कर सकते थे। अभी वार्ड में पीपीई पहन के जो डॉक्टर्स है या फिर नर्सेस हैं, समहाउ वो उनके साथ कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। तो इस सिचुएशन में ओल्ड एज लोगों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है? इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है, नींद नहीं आना, इन सब तरीके की दिक्कतें आ सकती हैं। प्लस वी हैव ऑब्जर्व कि जो बच्चे हैं जो मानसिक रूप से विकलांग हैं, उनमें एडमिशन के लिए उनके एक रिलेटिव को साथ में रखने की प्रोविज़न करनी पड़ती है, अदरवाइज़ ये बच्चे अपने आप से हैंडल नहीं कर पाते हैं लॉकडाउन में रहना। तो अगर कोई रिलेटिव साथ में नहीं रह सकता है, तो बहुत बड़ी दिक्कतें आई हैं उनको एडमिशन में। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं और कर सकते हैं। तो इसलिए हम आज का ये प्रोग्राम रख रहे हैं कि सब इस कठिनाइयों से परिचित हो और इसमें क्या कर सकते हैं इसके बारे में जानें। तो डेफिनेटली इस बार की थीम है कि बिल्डिंग बैक बेटर टुवर्ड्स एक्सेसिबल हेल्थ केयर पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड। तो अब हम देख रहे हैं कि कोविड-19 का पैंडेमिक थोड़ा-सा कम हो गया है, हम थोड़ा-सा सिचुएशन को कंट्रोल में पा रहे हैं डेफिनेटली, बट हम इसके आगे भी केयर करते रहेंगे। बट अभी यह चैलेंज है कि वी हैव टू ब्रिंग बैक बेटर वर्ल्ड फॉर अस। ठीक है, तो हमें अभी अच्छे हेल्थ केयर को डेवलप करना है एंड एज आई सेड कि वल्नरेबल लोगों के लिए, जो समाज के कमजोर घटक है, उनके लिए एक बेटर हेल्थ केयर सिस्टम हमें डेवलप करनी है और उनका फ्यूचर बेटर करना है। डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि जो एक हेल्थ केयर सिस्टम को एक अच्छा हेल्थ केयर हम कब बोल सकते हैं, जब उनके हेल्थ केयर में समाज के कमजोर घटकों के लिए, स्पेशली दिव्यांगों के लिए अच्छी हेल्थ केयर सिस्टम अवेलेबल हो, तभी हम बोल सकते हैं कि उस कंट्री की हेल्थ केयर सिस्टम अच्छी है, अच्छे स्टैंडर्ड्स की है। ठीक है, जिनको दिव्यांग है, विकलांग है, उन ये लोग समाज के बहुत सारे वीक घटक माने गए हैं कोविड-19 में। और जैसे हमने बहुत सारे रीजंस अभी डिस्कस किए, उस सेम रीजंस की वजह से उनमें कोविड-19 पैंडेमिक का इम्पैक्ट होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। अ, इसी वजह से अब हम जब कोविड-19 पैंडेमिक में एक अच्छी हेल्थ केयर सिस्टम डेवलप करना चाहते हैं, तो हमें इन घटकों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना बहुत ज़रूरी है। जब हम दिव्यांग के बारे में बात करते हैं, तो क्या हुआ है कि कोविड-19 में इन घटकों में, इन लोगों में जिनमें दिव्यांग है, उनमें कोविड-19 होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ये मैं क्यों बोल रही हूँ ज़्यादा है? बिकॉज़ डेफ़िनेटली इनमें बेड रिडन होने से या फिर कुछ डिसेबिलिटी होने की वजह से फिज़िकल मूवमेंट कम हो जाती है। फिज़िकल मूवमेंट कम होने की वजह से उनकी शारीरिक जो एक एक्सरसाइज़ हम बोल सकते हैं, वो कम होती है। बहुत बार इनमें ओबेसिटी होने के चांसेस होते हैं, बहुत बार इनमें इन्फेक्शन या फिर कोई लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स लाइक ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, जैसे एज बढ़ती है वैसे, तो इनके साथ इम्यूनिटी ड्रॉप हो सकती है और इनमें कोविड-19 होने के चांसेस ज़्यादा है। प्लस चांसेस क्यों ज़्यादा होते हैं? क्योंकि अगर कोई फिजिकली हैंडीकैप पर्सन है, सपोज वो चल नहीं पाते हैं, उन्हें हर चीज़ों के लिए एक फैमिली मेंबर के सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हो सकता है। अगर कोई इंसान को पकड़ के चलना है, अगर उसको कोई चीज़ें खिलानी है, आप उनकी केयर कर रहे हो, आप उनको नहला रहे हो, तो ऐसे सिचुएशन में आपको उस इंसान के नज़दीक जाना पड़ता है और यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं होने की वजह से इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्लस इनमें सीवियर सिम्पटम्स हो सकते हैं और डेथ होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। लिविंग इन इंस्टीट्यूशन इंक्रीजेस रिस्क ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग एंड डाइंग फ्रॉम कोविड। हम देखते हैं कि बहुत बार ये जो फिजिकल शारीरिक और मानसिक विकलांग व्यक्ति हैं, इन्हें कोई इंस्टीट्यूशन में रखा जाता है। इंस्टीट्यूशन में ऐसे बहुत सारे लोग एक डॉर्मेट्री में रहते हैं, उनका एक फ्लोर होता है। यह इंसान अपने सिम्टम्स को ठीक से बता नहीं सकते हैं, अगर उनमें कोई इन्फेक्शन हुआ है तो वो डायग्नोस जल्दी से होता नहीं है। तो ऐसे इंस्टीट्यूशन में रहने वाले ग्रुप में, एक कोहोर्ट में इन्फेक्शन एक को हो गया तो सब में फैलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड दिव्यांगों में कोविड-19 का स्प्रेड बहुत जल्दी होते हुए देखा गया है। डिस्क्रिमिनेशन, एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर एंड लाइफ सेविंग प्रोसीजर्स, जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया कि इन लोगों में एक सेपरेट, एक अलग हेल्थ केयर फैसिलिटी डेवलप नहीं होने की वजह से
उनको हेल्प मिलने में दिक्कतें आई हैं, डिस्क्रिमिनेट हुआ है उनके साथ। एडमिशन फैसिलिटीज़ कभी-कभी डिनाई हो जाती हैं। सपोज़ हमारे यहाँ पे अगर आईसीयू में अगर ऐसे पेशेंट नहीं रख सकते हैं जो कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, या फिर वो अपने आप का, या फिर आईसीयू नहीं, क्वारंटाइन सेंटर में हम पकड़ लेते हैं कि क्वारंटाइन सेंटर में जो अपने आप से नहीं रह पाते हैं, ऐसे पेशेंट को हम नहीं एडमिट कर सकते हैं, या फिर उनको चलने के लिए व्हीलचेयर या फिर कोई एक अटेंडेंट की ज़रूरत है। तो ऐसे इंसानों में, ऐसे व्यक्तियों के एडमिशन के लिए दिक्कतें आ सकती हैं। ये हमने देखा है कि कोविड-19 की वजह से डिसेबिलिटी में बढ़ोतरी आई है, डिसेबिलिटी बढ़ चुकी है। जैसे कि अगर इनमें लाइंग पोस्चर है, लेटे हुए रहते हैं, तो अगर इनमें कोविड-19 हुआ है, तो जैसे हम सब लोग जानते हैं कि कोविड-19 से लंग अफेक्ट होते हैं, लंग की कैपेसिटी कम होती है, जो रिकवरी के लिए बहुत ज़्यादा फिजियोथेरेपी या फिर बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करनी पड़ती है। तो अगर डिसेबिलिटी है, अगर पीठ की डिसेबिलिटी है, और इन व्यक्तियों में अगर सांस लेने में दिक्कतें आती हैं, तो उनमें रिकवरी के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि इनमें फिजियोथेरेपी ठीक से नहीं हो सकता है, या फिर इस इंसान में लंग्स का पहले से ही थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स है। ओवरऑल पुअर हेल्थ वेदर और नॉट अफेक्टेड विद कोविड-19, मतलब अगर समझिए इनमें कोविड-19 नहीं भी हुआ है, लेकिन इनकी जनरल हेल्थ में भी दिक्कतें आई हैं, क्योंकि जैसे हमने बताया कि उनके रूटीन हेल्थ के लिए, उनकी फिजियोथेरेपी के लिए, उनके ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए, उनके मॉनिटरिंग के लिए उन्हें हेल्थ केयर सिस्टम सीख करने में, हेल्थ केयर सिस्टम पहुंचने में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो चुके हैं। जब हम इन लोगों में मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं, तो हम ये बहुत ज़रूरी है जानना कि जिन व्यक्तियों में फिर शारीरिक या मानसिक विकलांग होता है, दिव्यांग होता है, इन व्यक्तियों में मानसिक बीमारियां होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं। बायोलॉजिकल रीजंस है, जैसे कि जैविक रीजन, जैसे इन लोगों में अगर बहुत सारी डिसेबिलिटीज़ है, तो उनके ट्रीटमेंट, उनके एंटीबायोटिक्स, उनके बहुत सारे जो भी ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, उसकी वजह से उनमें मानसिक बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। शारीरिक, सामाजिक एक डिस्क्रिमिनेशन होता है, एक स्टिग्मा होता है इन व्यक्तियों की तरफ। यह इंसान अगर प्राइमरी दिव्यांग है, जैसे कि जन्म से इनमें दिव्यांग है, तो ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, अपने आप को पूरा उनकी पोटेंशियल को यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो एक डेफिशिएंसी उनमें रह जाती है। अगर ये सेकेंडरी डिसेबिलिटी है, जैसे ये पहले बहुत अच्छे से सब अपना लाइफ कैरी कर सकते थे, और बिकॉज ऑफ सम एक्सीडेंट, बिकॉज ऑफ सम डिसीज, अगर इनमें कोई दिव्यांग आया है, तो यह इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा इंफीरियर समझता है, अपने आप को बहुत नीचा समझता है। ये चीज़ मैं पहले कर सकता था और अभी मैं नहीं कर सकता हूँ। इन चीज़ों की वजह से उनमें बहुत ज़्यादा मानसिक समस्याएं आ सकती हैं। तो इनमें मानसिक बीमारियों के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और जो कॉमन समस्याएं हम इनमें देखते हैं वो है डिप्रेशन। जैसे मैंने बताया कि अपने आप को बहुत हेल्पलेस पाना, हताश, भविष्य को लेके बहुत नकारात्मक सोच आना, अपने आप को बहुत ज़्यादा इंफीरियर समझना, नींद की कमी, खाने पीने की कमी, कंसंट्रेशन नहीं कर पाना, और बहुत बार इनमें सुसाइडल थॉट्स भी हो सकते हैं। एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि अगर इमेजिन करते हैं कि अगर मुझे चलना है, मुझे कहाँ पे पहुँचना है, कहीं पे पहुँचना है, और अगर हेल्थ केयर फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल नहीं है, तो बहुत ज़्यादा चिंताएं इन लोगों में हो सकती हैं। रिलेशनशिप ट्रॉमा, जैसे मैंने बताया कि हम हमेशा देखते हैं कि दिव्यांग व्यक्ति की केयर के लिए एक इंसान की ज़रूरत होती है, केयर टेकर की ज़रूरत होती है बहुत बार। अगर ये केयर टेकर किसी वजह से, अगर हेल्थ की वजह से या फिर कोई और चीज़ों की वजह से अगर एब्सेंट है, तो ये केयर गिवर बर्डन बाकी घर वालों के ऊपर आ जाता है। इसकी वजह से काफ़ी रिलेशनशिप डिफ़िकल्टी आ सकती है। प्लस जैसे शिखा ने बताया पहले कि अगर दिव्यांग को अगर एक हेल्थ केयर सिस्टम ठीक से नहीं मिल पा रही है, और उनमें चिड़चिड़पन बढ़ रहा है, उनमें बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, उनकी दिक्कतें बढ़ रही हैं, तो इसका फ्रस्ट्रेशन घर वालों के ऊपर निकल सकता है, और घर वाले इस वजह से और ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। नींद की दिक्कतें आ सकती हैं, सेक्सुअल लैंगिक समस्याएं इनमें आ सकती हैं। एडिक्शंस बहुत ज़्यादा हम इनमें देखते हैं, जैसे टोबैको यूज़, कभी-कभी अल्कोहल का यूज़, या फिर पेन किलर्स का यूज़, ये बहुत ज़्यादा इनमें बढ़ जाता है। तो जैसे नशे की बीमारी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है।
अगर ये दिव्यांग बच्चा है, एडोलेसेंट है, तो इनमें पढ़ाई को लेके या फिर उनके बर्ताव को लेके बहुत सारी दिक्कतें हम देखते हैं। और अगर ये सारी चीज़ें हम बोलते हैं कि बहुत कॉमन है, तो इसका डायग्नोसिस होता है। तो एज अ साइकियाट्रिस्ट मैं ये यहाँ पे एम्फसाइज करना चाहूँगी कि ये डायग्नोसिस बहुत बार मिस्ड होता है, इसका निदान होता नहीं है, क्योंकि हम मानते हैं कि अगर दिव्यांग है तो उसमें दिक्कतें हैं, लेकिन ये एक्सेप्टेंस अगर उस व्यक्ति में कम है, अगर इसकी पहचान उस व्यक्ति में कम है, अगर वह व्यक्ति इसके साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहा है और इस वजह से उसे मानसिक बीमारियों का सामना करना पड़ता है, तो यह बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है घर वालों को समझने के लिए, उनके डॉक्टर्स को समझने के लिए कि ऐसे व्यक्तियों के लिए मानसिक उपचार या मानसिक हेल्प अवेलेबल करना बहुत ज़रूरी है। और जैसे मैंने बताया परसिव्ड स्टिग्मा, अगर कोई दिव्यांग है, शारीरिक दिव्यांग है और अगर उसे मानसिक बीमारियां हैं, तो उसके बारे में भी एक स्टिग्मा होता है, उसके बारे में भी एक कलंक होता है कि यह इंसान अपने आप को मदद नहीं कर रहा है, ये चिड़चिड़ करता है, ये किसी की सुनता नहीं है, तो हम उसे और ज़्यादा उसकी परेशानी को हम एक दूसरा नाम देते हैं कि जानबूझ के कर रहा है, तो उसको भी एक स्टिग्मा अटैच होता है। तो अभी अगर हम जानते हैं कि इतनी सारी दिक्कतें दिव्यांगों की लाइफ में आ सकती हैं, तो हम कैसे किस तरीके से उनको मदद करेंगे इस पैंडेमिक में स्पेसिफिकली, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो कोविड-19 में दिव्यांगों के लिए केयर टेकर्स के लिए, केयर गिवर जो उनका ख्याल रखते हैं, उनके लिए कुछ चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है कि प्लानिंग करना इम्पोर्टेंट है। तो अगर इनकी सपोज़ हमने जैसे बताया कि फिज़ियोथेरेपी चल रही है या फिर ऑक्यूपेशनल थेरेपी चल रही है, तो इनके फिज़ियोथेरेपी में कैसे हम कंटिन्यू कर पाएँगे, ये समझना, इसका प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर सपोज़ कुछ वजह से जैसे अभी पैंडेमिक के स्टार्ट के बाद बहुत सारे लोग अपने नेटिव प्लेस जा चुके हैं, अपने घर छोड़ के किसी और जगह पे शिफ्ट हो चुके हैं। तो इसमें हमें ये बहुत ज़रूरी है जानना कि हम प्लान रखें कि अगर हो सकता है कि हमारा घर शिफ्ट हो जाए, लेकिन हम जहाँ पर भी हैं, क्या हम ये थेरेपी वहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं? क्योंकि हमेशा ऐसे होता है कि जब भी ये शिफ्टिंग होता है, तो इन सब चीज़ों को एक सेकेंडरी प्रायोरिटी मिलती है, ये चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसे समझा जाता है। तो ये हम हमेशा बताते हैं कि बच्चे हैं या फिर ओल्ड एज पीपल है, तो उनकी अगर आप शिफ्टिंग भी करा रहे हो, तो आप ये प्लान करिए कि वहाँ पे जाने के बाद, वहाँ पे ये ट्रीटमेंट हम किस तरीके से कंटिन्यू कर सकते हैं। मेक श्योर दैट उनके लिए जो भी हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, हो सकता है कि उनके एक्सरसाइज के लिए या फिर उनके असिस्टेंस के लिए हम कुछ ऑर्थोटिक और प्रोस्थेटिक्स इक्विपमेंट यूज़ हो रहे हैं या फिर उनके रेगुलर चीज़ें जो यूज़ की है, अगर वो अपने आप को ठीक से स्टेरिलाइज़ नहीं कर पाते अपनी चीज़ों को, क्योंकि बिकॉज़ व्हीलचेयर बाउंड है, बार-बार वॉशरूम नहीं जा सकते हाथ धोने के लिए। तो ऐसे लोगों के लिए एक सैनिटाइज़ेशन स्टेशन बनाना बहुत ज़रूरी है। उनके लिए एक घर का एक कॉर्नर हम बना के रखें, एक सैनिटाइज़ेशन की चीज़ें हम वहाँ पे रखें, ताकि वो अपनी चीज़ों को बार-बार क्लीन करते रहें, डिसइन्फेक्ट करते रहें। और अपने पास कुछ नंबर्स रेडी रखें कि अगर कुछ क्राइसिस है, अगर कुछ इमरजेंसी है, तो उन इमरजेंसी में हम इन नंबर्स को डायल करके हेल्प अवेलेबल कर सकते हैं। जैसे एम्बुलेंस हो या फिर कोई डॉक्टर हो जो घर पे आके देख सकते हैं, कोई नर्स हो या फिर कोई आईसीयू का नंबर हो, कैजुअलिटी का नंबर हो, ये नंबर्स हमारे पास होने बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने बताया कि डब्ल्यूएचओ, यूनिसेफ ने बहुत सारी गाइडलाइंस इशू करी हैं। तो इन्होंने डिसेबिलिटी मतलब दिव्यांगों में भी बहुत सारे लोगों में, एक सामाजिक घटकों में कुछ गाइडलाइंस दिए हैं। जैसे कोई बच्चा हो, कोई छोटा बच्चा या फिर एडोलेसेंट में अगर दिव्यांग हो, तो ये 10 सॉल्यूशंस उन्होंने बताए हैं कि ये मैं पढ़ के बताऊँगी कि इन्होंने लिखा है कि ये बच्चा, जो दिव्यांग बच्चा है, वो क्या बता रहा है कि मुझे हैंडल करने के लिए, मुझे हेल्प करने के लिए आप क्या-क्या कर सकते हो। तो आई लाइक दैट यू बिलीव इन मी एंड हेल्प मी ग्रो। मतलब आप मुझ में विश्वास रखिए, आप मुझे समझिए और मुझे बढ़ने के लिए मदद करिए। आई लाइक दैट यू अंडरस्टैंड मी, सपोर्ट मी एंड रीअश्योर मी व्हेन आई एम अपसेट, एंग्री और फ्रस्ट्रेटेड। तो आप मुझे समझिए कि अगर मुझ में कुछ बदलाव होते हैं, अगर मुझे गुस्सा आता है, अगर मैं दुखी हूँ या फिर मैं चिड़चिड़ा हूँ, बन गया हूँ, तो वो किस वजह से हुआ हूँ, इस चीज़ों को आप समझिए और मुझे उस चीज़ों में मदद करिए या फिर सपोर्ट करिए। आई लाइक इट व्हेन यू इंक्लूड मी।
आप मुझे इंक्लूड करिए, घर के जो भी चीज़ें हैं, आपकी कुछ प्लानिंग हो, कुछ अच्छी चीज़ें हो, कुछ बुरी चीज़ें हों। जैसे मैंने बताया कि इन लोगों के साथ, इन व्यक्तियों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं होती है। अगर हम कोविड के बारे में बात कर रहे हैं, तो कोविड में क्या-क्या डेवलपमेंट है, क्या-क्या प्रॉब्लम्स आई हैं, तो जैसे इन चीज़ों का डिस्कशन घर के लोगों में होता है। मेक इट अ पॉइंट कि आप दिव्यांगों के साथ भी उनके एज के हिसाब से, उनके समझदारी के हिसाब से उनके साथ ये प्रॉब्लम शेयर करें। ना ओनली बुरी चीज़ें बट पॉजिटिव चीज़ें भी शेयर करिए कि वैक्सीन, ट्रीटमेंट, रिकवरी का रेट कितना है, डेथ रेट कम हो रहा है, तो ये सब चीज़ें उनके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं या फिर गाइडलाइंस इशू हो रही हैं, तो उन्हें इंक्लूड करें। आई वांट यू टू रिस्पेक्ट मी एंड प्रोटेक्ट मी फ्रॉम ऑल फॉर्म्स और वायलेंस एवरीवेयर एंड अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। तो आप मुझे प्रोटेक्ट करें कि जहाँ पर भी प्रॉब्लम्स है, कोविड-19 में हमने देखा है कि एक दिक्कत और जो बढ़ गई है बहुत सारे कंट्रीज़ में, नॉट ओनली इन इंडिया, बहुत सारे कंट्रीज़ में, वो यह है कि कोविड-19 में जैसे लॉकडाउन हुआ है, लोग साथ में ज़्यादा रह रहे हैं, तो इस पीरियड में रिलेशनशिप के तनाव की वजह से बहुत ज़्यादा इंटरपर्सनल वॉयलेंस, घरेलू हिंसा के प्रमाण बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो जो बच्चे दिव्यांग हैं उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखे गए हैं कि उनमें हिंसा के प्रमाण, उनके तरफ कौटुंबिक हिंसा बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व की गई है। इट मैटर्स टू मी व्हेन यू बिलीव इन मी। तो यह बच्चा यह कहता है कि मुझे दुनिया की परवाह नहीं है, आप मुझ में बिलीव करो, मेरे लिए वही इम्पोर्टेंट है। आई एग्जिस्ट एज आई एम एंड आई एम अ पर्सन जस्ट लाइक यू। भले मैं दिव्यांग हूँ, लेकिन मैं एक इंसान हूँ और आप जैसे ही मैं एक इंसान हूँ। ठीक है, मुझ में और आप में बहुत ज़्यादा कमी डिफरेंस नहीं है। आई लाइक दैट यू आर काइंड एंड यू लव मी एंड प्ले विथ मी। आप इन दिव्य बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार जताएं, आप उन्हें ये शेयर करें कि वो आपके लिए स्पेशल है। आई लाइक दैट यू टेक केयर ऑफ मी, प्रोटेक्ट मी एंड टीच मी हाउ टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ। अपने आप को कैसे संभालना है, अपने आप को कैसे हेल्प करनी है, आप उनको समझाइए, उन्हें इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व करिए। I want you to accept me as I am, help me develop my abilities and talents and give me a good quality education. जिस भी प्रकार में एजुकेशन फैसिलिटी इनके लिए अवेलेबल है, हो सकता है उनके लिए फॉर्मल स्कूलिंग अवेलेबल नहीं हो, एक प्रॉपर स्कूल जो हम बोलते हैं वो नहीं हो, लेकिन किसी भी प्रकार की फैसिलिटी उनके लिए हम प्रोवाइड कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूलिंग हो गया या फिर स्किल बेस्ड हम उन्हें एक्टिविटी के थ्रू सिखा सकते हैं, होम स्कूलिंग करा सकते हैं, स्पेशल स्कूलिंग करा सकते हैं। तो जिस भी प्रकार की एजुकेशन फैसिलिटी अवेलेबल है हम उनके लिए अवेलेबल करें, यह वो चाहते हैं। I like that you listen to me, explain me that what I am having and consider my opinion. तो हम उन्हें समझाएं कि उनके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, और उनके ओपिनियन को हम माने, उनके ओपिनियन को हम समझें, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम ऐसे नहीं समझ सकते हैं कि ये दिव्यांग है और इसे क्या समझता है, हम जो बताएं उनको फॉलो करना है, ऐसे नहीं है। इवन इफ दैट पर्सन इज डिसेबल्ड, अगर उनमें कुछ कमियां हैं लेकिन उनकी कुछ स्ट्रेंथ भी है, उनमें कुछ एबिलिटीज भी हो सकती है। A disabled person is always having some abilities, तो उनमें कुछ कमी है तो उनमें कुछ शक्ति भी है, उस शक्ति को हमें जानना है। इसी प्रकार ये एडोलेसेंट और चिल्ड्रन के बारे में हमने देखा। इसी प्रकार WHO ने बहुत सारे गाइडलाइंस दिए हैं कि वुमेन विद डिसेबिलिटी, महिलाओं में अगर दिव्यांग है तो उनके लिए क्या स्पेशल प्रिकॉशंस हमें लेने हैं। जो ओल्ड एज है, ओल्ड एज में अगर डिसेबिलिटी है तो उनमें क्या-क्या प्रिकॉशंस हमें लेने हैं। जैसे कि उन्हें रिस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करें, उनके साथ गैर व्यवहार नहीं करें। अगर दिव्यांग होने की वजह से ऐसे व्यक्तियों के साथ अगर क्या बोलते हैं कंडक्ट या फिर उनके साथ गलत व्यवहार हो गया है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है कि उन्हें ट्रीटमेंट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं कराई गई है, तो ये एक गुनाह है और उसके लिए सज़ा अवेलेबल है। तो ये चीज़ें आपको अपने राइट्स के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। अलॉन्ग विद दैट, अगर ये स्ट्रेस ज़्यादा है पैंडेमिक में तो उसके साथ कैसे कोप अप करें, इसके बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सिंपल उपाय है कि हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत बार स्ट्रेस इस वजह से होता है कि हम बहुत नेगेटिव चीज़ों को सुनते हैं, देखते हैं और नेगेटिव चीज़ों के बारे में डिस्कशन करते हैं कि आज कितने केसेस आए, कितने डेथ्स हुए, आज क्या प्रॉब्लम आ गया, कैसे स्कैम हो गया। अगर हम यही चीज़ दिन भर रिवाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को चबाते हैं,
तो हमारे दिमाग में स्ट्रेस क्रिएट होता है। आप न्यूज़ देखिए है, अपने एंटरटेनमेंट के लिए टीवी का, मोबाइल का यूज़ करिए, बट उसके साथ-साथ एक डिसिप्लिन भी फॉलो करिए। उसको एक कम टाइम के लिए यूज़ करना और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा न्यूज़ का इंटेक भी घातक हो सकता है। इसके साथ-साथ आपको ये समझना है कि न्यूज़ हम जो फॉलो करें वो ऑथेंटिक सोर्सेज़ से हो। व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड आ गया, कहते-कहते लोगों ने कुछ अपना वीडियो बना दिया, यह न्यूज़ ऑथेंटिक नहीं है। ऑथेंटिक न्यूज़ डब्ल्यूएचओ के वेबसाइट पे होती है और गवर्नमेंट के गाइडलाइंस में इश्यू होती है। तो जो अकाउंटेबल, जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, उन्हीं के द्वारा आई हुई न्यूज़ को आप मानिए और उसी को फॉलो करिए। उसके साथ-साथ आप अपने आप को ख्याल रखिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज़ बहुत इम्पोर्टेंट हैं। साँसों का व्यायाम, जैसे जिसको हम सिंपल प्राणायाम भी बोल सकते हैं। उसके साथ-साथ सिंपल एक्सरसाइज़ जो आप अपने एबिलिटीज़ के साथ कर सकते हैं, रेगुलरली करते रहिए। अपना एक रूटीन बनाइए, अपनी डिफ़िकल्टीज़ को जानिए। उसके साथ हम, अगर मुझे पेन है और दर्द के साथ मेरा कोपिंग ऐसा है कि मैं चिड़-चिड़ कर रहा हूँ, मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, मैं लेटे रह रहा हूँ, उसकी वजह से मेरा वज़न बढ़ रहा है, इसकी वजह से मेरी कंसंट्रेशन कम हो रही है। तो मैं अपने डिफ़िकल्टीज़ को जानूँ, उसको एक्सप्रेस करूँ और उसके साथ कोपिंग करने की स्ट्रैटेजी भी चेंज करूँ। क्या चीज़ें अपने कंट्रोल में हैं और क्या चीज़ें अपने कंट्रोल में नहीं हैं, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अगर मुझे मेरा स्ट्रेस कम रखना है, तो मैं उन फैक्टर्स के ऊपर कॉन्संट्रेट करूँ जो मेरे कंट्रोल में है, जिसे मैं चेंज कर सकती हूँ। और जो फैक्टर्स मेरे कंट्रोल में नहीं है, उसके बारे में मैं ज़्यादा सोचूँ, उसमें एनर्जी वेस्ट करूँ, तो मेरा स्ट्रेस बढ़ने वाला है। जैसे कि फैक्टर्स इन कंट्रोल विल बी कि मेरे मेडिसिन्स लेने का टाइम क्या है, मेरे एक्सरसाइज का टाइम क्या है, आज अगर लाइट नहीं तो मैं अपने आप को कैसे एंगेज करूँ, अगर टीवी नहीं है तो मैं अपने आप को कैसे एंगेज करूँ, आज घर में अगर 2 लोग बीमार हैं तो मैं अपना काम कैसे मैनेज करूँ। फैक्टर्स बियॉन्ड माय कंट्रोल, मेरे पहुँच के बाहर के जो घटक है वो क्या है कि कब खत्म होगा पैंडेमिक, कब आएगी वैक्सीन, कब मैं बाहर जा सकता हूँ, ये हमारे कंट्रोल के फैक्टर्स नहीं हैं। तो इनके बारे में ज़्यादा सोच के हम अपनी एनर्जी को वेस्ट करेंगे तो नुकसान हो सकता है। अपना टाइम जो 24 घंटे का टाइम है, उसे अच्छे तरीके से डिवाइड करना, खाने का टाइम, सोने का टाइम, एंटरटेनमेंट का टाइम, एक्सरसाइज का टाइम, रीडिंग का टाइम, कुछ हॉबीज़ का टाइम, ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को अच्छे तरीके से एंगेज करें। कुछ-कुछ प्रॉमिसेस बनाएँ खुद के साथ कि मैं इस हफ्ते में ये कुछ करके देखूँगा या देखूँगी, मैं कुकिंग करके देखूँगी या फिर ये बुक में मुझे पढ़ना है या फिर मैं किसी मेरे रिलेटिव्स के साथ फ़ोन पे बात करना चाहूँगी। तो ये जो है एक टू डू लिस्ट बनाएँगे तो बहुत ही अच्छी एक माइंड को एक गोल मिल जाता है, प्लानिंग हो सकता है अच्छे से। लाइफ़स्टाइल को जितना हो सकता है हेल्दी रखें, सोने के टाइमिंग्स फिक्स रखें, एडिक्शन को जितना हो सकता है उतना अवॉइड करें, हेल्दी फूड खाएँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट छोटे-छोटे चीज़ें हैं जिसको हम फॉलो करेंगे तो अपना स्ट्रेस कंट्रोल में रह सकता है। रेगुलर एक्सरसाइज जैसे मैंने बताया, लंबा साँस लेना है, अपने साँसों को नियंत्रण में रखना है, अपने मसल्स को लूज़ करना है, ये चीज़ें आप कर सकते हैं। मेडिटेशन कर सकते हैं। ब्रीदिंग जैसे मैंने बताया कि एक चीज़ पे फ़ोकस करके रेगुलर रिदमिक ब्रीदिंग, काउंटिंग करके आप कर सकते हो। कुछ चीज़ें हैं जो करनी है, कुछ चीज़ें नहीं करनी है। नई-नई चीज़ें ट्राई करते रहिए, लोगों से बात करते रहिए, पढ़ते रहिए, कुछ नए चीज़ों को अपने आप से जोड़ते रहिए। अगर कोई चीज़ आपको परेशान करती है तो उसे नो बोलना सीखिए, ठीक है? अगर आप किसी को खुश रखने के लिए कुछ चीज़ें कर रहे हैं और अपने आप को परेशान कर रहे हैं, तो वो भी यहाँ पे आपको असर्टिवली नो बोलना आना चाहिए। नेगेटिव बात करने वाले लोगों से दूर रहिए। जैसे कि कुछ नेबर्स हो या फिर कोई फैमिली मेंबर जिसके साथ आप नहीं पॉजिटिव फील करते हैं या फिर टीवी, सिंपल व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स, इनसे आप दूर रखिए। अपना एक सपोर्ट सिस्टम डेवलप करके रखिए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। और अगर इन सब चीज़ों के करने के बावजूद इस पैंडेमिक में आपको मानसिक बीमारियों से जूझना पड़ रहा है या फिर आपको लग रहा है कि आजकल में बहुत ज़्यादा मेरा मूड ख़राब रहता है, मुझे बहुत उदासपना लगता है, किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे कुछ भी चीज़ें करने से खुशी नहीं मिल रही है, बार-बार रोना आता है, बार-बार चिड़चिड़ होती है, नींद कम हो गई है, खाने में मन नहीं है, तो ये सब डिप्रेशन के लक्षण हैं। या फिर अगर ऐसे लगता है कि छोटी-छोटी चीज़ों में बहुत टेंशन क्रिएट हो रहा है, मैं अपने आप को रिलैक्स नहीं कर पा रही हूँ, मुझे हर छोटी चीज़ों का एक
एक्सट्रीम नकारात्मक सोच मन में आ रही है, डेथ को लेके बहुत सारे लोगों में डेथ का फियर, डर बढ़ गया है, मरने का डर। तो अगर ऐसी चीज़ों का बार-बार दिमाग में सोच आ रही है तो ये एंग्जायटी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या फिर सिंपल नींद की कमी हो चुकी है। तो अगर यह कुछ भी बीमारी आपको है या फिर उसकी स्टार्ट हुई है, तो आप ये कोशिश करें कि आप नियर बाय मानसिक उपचार तज्ञों के पास पहुँचे और अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए ट्रीटमेंट लें। हो सकता है कि आपकी सिर्फ काउंसलिंग हो, या फिर अगर सिम्पटम्स ज़्यादा हो तो उसके लिए ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया जाए। उसके बारे में आप रेगुलरली फ़ॉलो-अप करें, ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखें। बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपने आप का ख़्याल रखें। ये चीज़ समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो स्टॉर्म्स है, जो भूचाल है या फिर जो भी कैलामिटीज़ है, अ, हमेशा के लिए नहीं रहती है। तो पैंडेमिक भी लाइफ लॉन्ग नहीं रहने वाला है, कभी ना कभी ख़त्म होना ही है। लेकिन जब ख़त्म होता है तो हमें एक वॉरियर जैसे बाहर निकलना है, हमें एक सर्वाइवर के जैसे बाहर निकलना है, ना कि एक विक्टिम के जैसे बाहर निकलना है। ठीक है? तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाते रहिए, यह खत्म हो जाएगा और तब हम अपने रूटीन लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। तब तक हमें अपने आप को संभालना है। थैंक यू सो मच। और मैं चाहूँगी कि आप में से अगर किसी को भी कोई क्वेश्चंस हो, कोई डाउट्स हो, कोई डिफ़िकल्टी हो समझने के लिए, तो आप मुझे ज़रूर पूछ सकते हैं। Thank you very much, Shubhangi ma'am, Dr. Shubhangi Dere ma'am. You have given us a wonderful speech. Not only speech, but एक वे, एक पाथ आपने बताया है जिसके साथ अगर कोई भी इंसान, चाहे वो दिव्यांग ही हो या चाहे वो ना दिव्यांग हो, कोई भी अगर उस पाथ पे चले, वो पथ पे चले, तो वो ज़रूर अपने आप को इस सारे सिचुएशन से निकाल के उसके ऊपर वो मात कर सकता है और अपने आप को खुद में वो स्ट्रांग बना सकता है। थैंक यू वेरी मच। आपने जो भी छोटी छोटी चीज़ें बताई हैं, अगर उसके ऊपर हम अमल करें तो ज़रूर ये चीज़ें कम हो सकती है और इसमें से सारे पेशेंट्स को और स्टूडेंट्स को सभी को बाहर निकलने में बहुत ही आसान तरीके हैं और बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच मैम। यस। अब मैं चाहूँगी कि डिपार्टमेंट ऑफ प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स का जो पेंडेमिक कोविड-19 है उसके जैसे मैम ने अभी बताया कि कोविड-19 ये हमेशा रहने वाला है नहीं, ये कभी ना कभी तो ख़त्म होगा ही। तो उसके बाद और अभी हम लोग देख भी रहे हैं कि जागतिक लेवल पे धीरे धीरे ये थोड़ा थोड़ा ख़त्म हो रहा है, कम हो रहा है। इसकी जो मात्रा है जो पहले जितनी थी उससे अभी काफ़ी कम हो चुकी है। लोग काफ़ी सारे रिकवरीज हो रहे हैं। तो आफ्टर मतलब कोविड-19 सिचुएशन एक हमें न्यू नॉर्मल स्टार्ट करना है। तो इस न्यू नॉर्मल स्टार्ट करने के लिए कुछ गाइडलाइंस अगर हम लोग फॉलो करें तो बहुत अच्छा होगा। और वो उस कंडीशन में एक प्रोस्थेटिस्ट एंड ऑर्थोटिस्ट का अपने दिव्यांग जो पेशेंट्स है उनके प्रति क्या रोल है वो मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करना चाहूँगी। मैं सब अपने पेशेंट्स को बताना चाहूँगी कि ड्यूरिंग द कोविड-19 सिचुएशन एमजीएम डिपार्टमेंट ऑफ प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स वर्किंग था, वर्किंग है और वर्किंग रहेगा। सिर्फ जो मे भी बहुत सारे लोगों को इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग भी है कि हमारा जो पहले वाला ओपीडी है वो कोविड-19 की वजह से उसे बंद कर दिया गया है, लेकिन हम शिफ्ट हो चुके हैं। अभी हम ऑर्थोपेडिक ओपीडी में रूम नंबर 7 में हमारा ओपीडी है और एकेडमिक सेक्शन में हमारे जो लैब्स में या गेट ट्रेनिंग जो भी पेशेंट्स के रिलेटेड काम है वो हमारा प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स लैब में हो रहा है। लेकिन हम तभी भी वर्किंग थे और अभी भी वर्किंग है। बहुत सारे लोगों को ये इस चीज़ का पता ही नहीं है, इसकी वजह से लोग समझ रहे हैं कि शायद ये डिपार्टमेंट बंद हो गया है या कुछ मतलब यहाँ पे काम नहीं चल रहा है, बट यहाँ पे कंटिन्यूअसली काम चल रहा है। तो अभी आप देख सकते हो हमारे पास स्पेशियस लैब्स है।
प्रोस्थेटिक लैब है, ऑर्थोटिक लैब है, जिसमें कि हम एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस हम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ काम कर सकते हैं और काम कर रहे हैं। तो इसमें जो भी न्यू नॉर्मल लाइफ होगा हमारा, तो उसमें हमें एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस 3 चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, जो कि SMS, that is social distancing, wearing of mask, and सैनिटाइजेशन, प्रॉपर सैनिटाइजेशन एवरी टाइम। सो ये चीज़ें हम विथ ऑल आवर स्पेशियस लैब्स हम कर रहे हैं, इसके ऊपर अमल कर रहे हैं। और जब पेशेंट्स भी आएंगे तो भी उनके लिए हम यही कहना चाहेंगे, विथ ऑल दीज गाइडलाइंस वी आर एबल टू, हम ये प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक सर्विसेज जो है वो हमारी चालू है और हम दे रहे हैं। ये हमारा गेट ट्रेनिंग एरिया है, जहाँ पे एम्पल ऑफ स्पेस है, जिसमें कि पेशेंट्स अच्छी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हम उनको अटेंड कर सकते हैं। आप देख रहे हो ये ऑर्थोटिक्स लैब है। जब हम मेजरमेंट्स लेते हैं तो मेजरमेंट्स लेने के समय भी हम सारा प्रॉपर सैनिटाइजेशन, वेयरिंग ऑफ मास्क एंड शील्ड एंड एवरीथिंग हम लोग फॉलो करते हैं। उसके बाद जो भी मटेरियल हम यूज़ करते हैं वो भी पूरा सैनिटाइज्ड मटेरियल होता है। उसके बाद जब हम मॉडिफिकेशन करते हैं तो एक डिस्टेंस, कंटिन्यूसली सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया जाता है। मॉडिफिकेशन के टाइम पे भी जो मटेरियल हम यूज़ करते हैं सारा कुछ सैनिटाइज्ड मटेरियल होता है। जो वर्कशॉप के अंदर मशीनरीज एंड इक्विपमेंट्स हैं उनको भी हम कंटिन्यूसली सैनिटाइजेशन करते हैं। ये जो न्यू नॉर्मल हम लोग करना चाहेंगे तो उसके लिए हमारा सुझाव है, अगर आप अपॉइंटमेंट लेके आते हैं तो प्रायर अपॉइंटमेंट के साथ अगर आते हो तो हमें एक फिक्स टाइम आपके लिए हम कर सकते हैं और उस टाइम पे सिर्फ आपको ही देखा जा सकता है। तो इस तरह से हम पेशेंट्स को टाइम भी दे पाएंगे और लेस पॉपुलेशन के साथ हम अपना जो भी एम है वो मेंटेन कर पाएंगे। उसके बाद अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है घर में प्रोस्थेसिस या ऑर्थोसिस पहनने में या कुछ करने में दिक्कत हो रही है, तो हम आपको टेलीमेडिसिन की तरह हम गाइड भी कर सकते हैं। चाहे तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, चाहे तो आप हमें वीडियो कॉल कर सकते हैं, या जूम मीटिंग किसी के साथ अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही तो हम यहाँ से भी गाइड कर सकते हैं। अगर प्रॉब्लम आपकी जगह पे ठीक नहीं हो पा रही है तो हम आपको जो आप रिलेटिव के साथ भी अगर आपका कुछ प्रोस्थेसिस या ऑर्थोसिस भेजते हैं तो उसको हम प्रॉपर जो भी रिपेयर है या नया बना के भी देना है तो हम वो सर्विस भी अवेलेबल है, वो भी कर सकते हैं। जब आप हॉस्पिटल में एंट्री करते हो तो आपको मास्क वेयरिंग का मतलब कहा जाता है। एट द सेम टाइम उनको आपको स्क्रीनिंग, टेम्परेचर और सब कुछ वो फैसिलिटी भी अवेलेबल है। सैनिटाइजेशन एंड टेम्परेचर स्क्रीनिंग इज कंटिन्यूसली अवेलेबल है। इसके साथ साथ ही हम आपको जो भी प्रोस्थेसिस या ऑर्थोसिस देंगे वो पूरे प्रॉपरली सैनिटाइज्ड होके ही देंगे। तो इस तरह से मैं अपने पेशेंट्स को कहना चाहूँगी कि अगर आप चाहो तो आप हम हमेशा आपके लिए अवेलेबल है, तो आप कॉल करके आ सकते हो या किसी रिलेटिव्स को भी भेज सकते हो। मेरे साथ मैं कहना चाहूँगी अपेक्षा उभारे, 3rd ईयर स्टूडेंट। अपेक्षा, डू यू वांट टू ऐड समथिंग इन दिस स्लाइड्स? Thank you, ma'am, for giving me opportunity to share my thoughts. मैं बस इतना कहना चाहूँगी हमारे सारे पेशेंट को, इवन हमारे सारे फैकल्टीज को एज वेल, दैट कि हम पूरी सहायता करने की कोशिश करें उन्हें। वो आएंगे तो उनको हाइजीनिक एंड क्लीन प्रोसेसेस या हो ऑर्थोसिस उनको सर्विस देने की कोशिश करेंगे हम।
उनको डरना नहीं चाहिए, इस सिचुएशन से हम जल्दी बाहर निकल जाएँगे और उनकी जो हाइजीनिक प्रॉब्लम होंगी या फिर उन्हें कोई भी इवन उनको कोई भी प्रॉब्लम शेयर करनी होगी, दे कैन कॉल अस, दे कैन वीडियो कॉल अस और हमसे बात भी कर सकते हैं डिपार्टमेंट में आके। तो हम उनसे ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश करेंगे। आई जस्ट वांट टू से दिस। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच अपेक्षा। मैं अभी डॉक्टर दीपशिखा राउत को कहूँगी कि वो वोट ऑफ थैंक्स दे दें। Thank you, ma'am. Good morning to all. I, Deepshika Rao, on behalf of MGM Institutes, University Department of Prosthetics and Orthotics, extend vote of thanks to all on this memorable occasion. First of all, I would like to thank the MGM Authority, Honorable Vice Chancellor Sir, Dr. Sasank Dalvi Sir, respected Registrar of MGM, Dr. Rajesh Goyal Sir, for providing permission to organize this program. Our special thanks to Dr. Subhangi Dere ma'am for enlightening us with such a motivational speech on this occasion and making this program remembrance for everyone. I would like to thank our head of department, Dr. Uttara Deshmukh, for her constant support and guidance. I am also thankful to all the patients who had joined this program from different locations. I wish to express my gratitude to all BPO and BPT students, staff members of PT and PNO who were involved directly and indirectly to make this program successful. And also thanks to IT department, Mr. Anil sir and his team for extending their support time to time. So thank you all, and it was a great having you all here with us and making today's program a memorable one. And hope we arrange many such program in future. So thank you all once again, and धन्यवाद सभी पेशेंट्स को, सारे स्टाफ्स, पीटी, पीएनडो, स्टूडेंट्स, और स्पेशली थैंक्स शुभांगी मैम जो इस प्रोग्राम को एक सक्सेसफुल बनाया. सो थैंक यू ऑल. Yes. Thank you Deepshikha for your wonderful speech. मैं सभी को थैंक्स देना चाहूँगी और इसी के साथ ये प्रोग्राम समाप्त हुआ इसकी घोषणा करना चाहूँगी. थैंक यू वेरी मच.